हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कम्प्लीटली न्यू सीरीज जिसमें हम यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द 2025 एग्जामिनेशन। नाउ इस सीरीज में क्या हम करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी सॉल्विंग पीवाईक्यूज इज अ डिफरेंट थिंग एंड एनालाइजिंग देम इज अ डिफरेंट थिंग। सो ये जो हमारा इनिशिएटिव है, इसमें हम 2010 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे। ये सारा एनालिसिस मैंने खुद किया है एंड इसमें हम स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस भी हम यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि आपका हर एक टॉपिक का बहुत ही इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा। नाउ आज की इस वीडियो में सम ऑफ द क्वेश्चन वी विल सॉल्व। 1 आवर का ये सेशन होने वाला है एंड इस सेशन के अकॉर्डिंग, इस सेशन पे बेस्ड आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मैं देखूंगा कि इफ यू लाइक दिस सीरीज और नॉट, तो उस हिसाब से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विथ रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग। How many of the above are treated as the alternative investment fund? Now, ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, दीज आर सच टाइप ऑफ फंड्स जो कि पूल्ड अमाउंट ऑफ मनी होता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ से अमाउंट को पूल किया जाता है एंड सर्टेन फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनी, सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। सो वो सभी कुछ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है विच एक्सक्लूड स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कैश। कैश भी नहीं होता है। बॉन्ड आर जनरली एसेंशियली लोन्स दैट आर गिवन टू द कंपनीज एंड स्टॉक्स जो होते हैं वो आपको ओनरशिप देते हैं उस कंपनी की। ओके, सो इन्वेस्टमेंट इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। बेसिकली अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की 3 कैटेगरीज होती हैं एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे होता है एंड फॉरेन भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 3 होता है ना, थर्ड कैटेगरी का होता है, दिस इंश्योर्स द हायर रिटर्न्स एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है स्टॉक, बॉन्ड्स एंड कैश आर नॉट एआईएफ, सो बॉन्ड एंड स्टॉक यहाँ पे स्ट्रेट अवे एलिमिनेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओनली 2 है। बट यहाँ पे हमें ये भी देखना होगा कि व्हाट एक्चुअली आर हेज फंड एंड व्हाट एक्चुअली आर वेंचर कैपिटल। तो हेज फंड को जो यूज किया जाता है वो शॉर्ट सेलिंग एंड लेवरेज के लिए यूज किया जाता है, वेयर एज वेंचर कैपिटल्स आर द फंड दैट आर गिवन टू द स्टार्टअप्स जिनके पास हाई ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। ओके, एंजल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे एक टर्म होता है जिसमें क्या किया जाता है, द इन्वेस्टर आउट ऑफ हिज लव फॉर दैट फील्ड और आउट ऑफ हिज पैशन फॉर दैट फील्ड इन्वेस्टमेंट होती है। सो ये हेज फंड, वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टमेंट और एंजल इन्वेस्टर, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ओनली 2 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकम का क्या क्या सोर्स है। अब कोई भी बिजनेस भी अगर आप करते हो ना, तो बिजनेस में भी सर्टेन आपकी लाइबिलिटीज होती हैं एंड सर्टेन आपका एसेट्स होते हैं एंड एसेट से हमें इनकम आती है। ओके, नाउ पहला देखते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड इज नोन एज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ये तो हमारा बिल्कुल है, यहां से भी एक सोर्स ऑफ इनकम है आरबीआई के लिए। नेक्स्ट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी जो है ना, दिस आल्सो कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द आरबीआई अंडर द फेमा एक्ट। फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है हमारा पेंशन फंड मैनेजमेंट। अब पेंशन वर्ड अगर आपने सुना होगा एंड आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पीएफआरडीए इज द अथॉरिटी दैट मैनेजेस द पेंशन। ठीक है, पेंशन सेक्टर को पीएफआरडीए मैनेज करता है इंडिया में। जस्ट लाइक दैट इंश्योरेंस सेक्टर को जो है वो
IRDAI मैनेज करता है। एंड सिमिलरली अगर मैं बात करूं स्टॉक्स की, तो अभी मैंने बताया था स्टॉक्स को सेबी मैनेज करता है। सो पेंशन फंड मैनेजमेंट इज नॉट एट ऑल ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर आरबीआई। सो सेकेंड जो हम यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। सो ये बी एंड सी तो एलिमिनेट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 1, 2 एंड 1, 2 एंड 5। तो फोर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। एंड दिस इज ऑल्सो लॉजिकल कि प्राइवेट कंपनीज को क्या आरबीआई डायरेक्टली लेंड करता है पैसा? नहीं करता है ना। दीज आर द बैंक्स दैट लेंड मनी टू द प्राइवेट कंपनीज। आरबीआई इज नोन एज द बैंकर टू द बैंक्स, not bankers to the individual person. Okay, so fourth भी हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी आरबीआई प्रॉफिट कमाता है, विच इज नोन एज द सीनियोरेज। ओके, बिकॉज मान लेते हैं आरबीआई को पैसे प्रिंट करने में कोई सर्टेन अमाउंट लगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो तो इनकम ही हुआ ना। सो 1, 2 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे इनकम्स तो आपने देख ली आरबीआई की क्या होती है, लाइबिलिटीज भी होती है सर्टेन आरबीआई की। जो करेंसी आरबीआई ने इशू कर की है दैट इज अ लाइबिलिटी। जो डिपॉजिट किया है बैंक्स ने विद द आरबीआई दैट इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी। कैसे? रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपने सुना होगा। ये सारा कुछ हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगेगी, आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर डेमो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ईमेल भी कर सकते हैं आप, और टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। ओके, पीडीएफ विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड एंड 2010 से लेकर 2025 तक हम इसको कवर करेंगे, जितने भी पीवाईक्यूज हैं। ओके, इन सबकी पीडीएफ भी मिलेगी आपको हर ईयर की। सो अगर आप इंटरेस्टेड इनिशिएटिव में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन ईमेल और टेलीग्राम। द लिंक टू बोथ विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सम ऑफ द रिजर्व्स एंड फंड्स आर आल्सो द लायबिलिटी सच एज कंटीजेंसी फंड। अगर कभी इमरजेंसी हो गई आरबीआई को कि फंड्स की जरूरत है, तो उसके लिए कंटीजेंसी फंड भी आरबीआई के पास होता है। देन देयर इज एसेट डेवलपमेंट फंड एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें करेंसी एंड गोल्ड होता है। ये भी लायबिलिटीज हैं आरबीआई की। 2025 में क्वेश्चन आया था सोर्सेज ऑफ इनकम। कल को क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी लायबिलिटी है। सो यहाँ पे डिपॉजिट्स वाला ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, मेरे ख्याल से 2018 या 19 में आया था। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 5 इज करेक्ट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विथ रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर मेंशन्ड, इनके फंक्शन एंड इट वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री, ये हमारा मेंशन्ड है। सबसे पहला तो है ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट हैज बीन अ हॉट टॉपिक, न्यूज में रहता है। सो यहाँ से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। ईडी स्टैब्लिश कब हुआ था? सबसे पहले देखते हैं, 1956 में स्टैब्लिश हुआ था। इट वर्क्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसके बाद में फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी पावर है ईडी के पास। इसके अलावा एफईओ दैट इज द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 के अंदर भी पावर है। फेरा 1973 एंड कॉफेपोसा विच इज रिलेटेड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन 1974। इन सारे एक्ट्स के अंदर ईडी के पास पावर है। ओके, अब फंक्शंस में यहाँ पे दिया है, ईडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 मेंशन्ड है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी के एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, बीएमएलए, फेमा, कॉफेपोसा एंड फेरा। इन एक्ट्स के लिए भी ईडी रिस्पॉन्सिबल है इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। एंड इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज ईडी जो काम करता है इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन दी अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। सो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। अब इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी मैं डिटेल में बात करूंगा अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इसके अंदर कितने डिपार्टमेंट आते हैं। एंड यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, अल्टरनेट ईयर्स या 2 ईयर्स बाद यहां से एक क्वेश्चन रहता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट है उस सबके बारे में मैं इसी क्वेश्चन के अंडर मैंने सारा कुछ मेंशन किया है, यहाँ पे मैं बात करूंगा। ओके, सो देखते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है
दिस इन्फोर्सेस द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962 एंड ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, जिसका काम क्या है, टू कैरी आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर फॉर बेटर पॉलिसी एंड नैबिंग टैक्स इन्वेडर्स, absolutely correct, and it also works under the Department of Revenue under the Ministry of Finance. So this is absolutely correct. So तीन statement में हमारा first is not correct, other than that the other two are absolutely correct. अब यहाँ पे important ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया, बट यहाँ पे important अब पता है क्या है, important है for you to know about the Ministry of Finance के अंदर जो various departments हैं. This is वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग बजट, मेकिंग द फिस्कल पॉलिसी एंड कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो है डिसीजंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यहाँ पे लेता है। सेबी रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को, ये मैंने बता दिया आपको। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट की इंप्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल एडवाइसेस, जो पे कमीशन फॉर्म होती है, एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये सारे आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर। ओके, नेक्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज की मैं बात करूं तो बैंकिंग, इंश्योरेंस प्लस पेंशन का सेक्टर है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की मैं बात करूं, ये सारा कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आता है। नाउ डीपम जो डिपार्टमेंट है, इट इज रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। इसके अलावा अगर मैं पब्लिक इंटरप्राइजेस की बात करूं तो 2021 में ये जो था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इट वाज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, बट अब द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज इज डायरेक्टली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बात है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे दोनों से रिलेटेड जो डिसीजंस लिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स is under CBDT and indirect tax is under CBIC। अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर में कौन कौन सी एजेंसी आती है, ईडी आती है, DRI आता है जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आती है, CEIB आती है एंड CBN है, ठीक है। CBN क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये भी ध्यान में रखना, अब नारकोटिक्स है तो आपको लगेगा कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, बट नो, दिस Central Bureau of Narcotics comes directly under the Department of Revenue, and जो powers हैं to the CBN, that is the Central Bureau of Narcotics, this is under the NDPS Act of 1985। अब अगर मैं बात करूं CBDT की, तो डायरेक्ट टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। CBIC है, CBIC के अंदर कौन कौन सी हमारी ये आती हैं, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे। Department of Revenue Intelligence, which is responsible for custom laws, Custom Act of 1962, DG of Systems and Data Management, DG of Valuation, DG of Audit, DG of Export Promotion, and National Academy of Custom Indirect Tax and Narcotics, that is NACIL। ये सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में जाते हैं। सो आई नो बहुत लेंदी है, बट अगर इतना आप कर लेते हो तो कल को कोई क्वेश्चन आता है, बिकॉज PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को कोई भी क्वेश्चन यहां से आता है तो यू आर इन अ बेटर सिचुएशन देन अदर्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओनली टू यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा। नाउ नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Now, the Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainable report। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहले तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज आ गई। अभी लिस्टेड कंपनीज सेबी से रिलेटेड हैं, क्योंकि वो स्टॉक्स इश्यूज करती हैं, कैपिटल मार्केट में ट्रेड होता है, मनी मार्केट में ट्रेड होता है, तो यहीं से आपको ये पिक कर लेना चाहिए कि ये जो लिस्टेड कंपनीज की बात यहाँ पे हुई है, दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ अगर आपको ये नहीं, यहाँ पे ध्यान नहीं जाता आपका, तो आप इसको अल्टरनेटिवली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से भी लिंक कर सकते हो, क्योंकि यू विल गेट टू नो दैट दिस रिपोर्ट इज इशूड बाय सेबी। दैट इज वाई हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। Now, next is, in India, a company submitting a BRSR, that is Business Responsibility and Sustainability Report, makes disclosure in their report that are largely non-financial in nature। अब business की responsibility and sustainability की report है,
तो ये स्टेटमेंट लॉजिकली यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे ओनली 2 होगा। अब यहाँ पे अगर मैं BRSR रिपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज ये रिपोर्ट सबमिट करती हैं जिसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं। द पैरामीटर दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, पैरामीटर दैट इज रिलेटेड टू द सोशल एंड गवर्नेंस के सेक्टर से पैरामीटर्स रिलेटेड होते हैं। नाउ क्वेश्चन बेसिकली सेबी पे फोकस्ड है, तो सेबी के बारे में जितनी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है ये भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। सेबी की मैं बात करूं तो सेबी 1988 में फॉर्म हुआ था, बट इट बिकेम अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1992 अंडर द सेबी एक्ट। अब दिस इज अ 9-member बॉडी, क्वासी लेजिस्लेटर, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं सेबी के पास। एंड जो सेबी ऑर्डर्स यहाँ पे देती है कंपनीज को, सेबी के अगेंस्ट ऑर्डर किया जा सकता है इन दी सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल एंड इनके ऑर्डर को अपील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे सेबी की रिपोर्ट पे ही क्वेश्चन आया है, सो लेट अस सी सम ऑफ द अदर रिपोर्ट्स और इनिशिएटिव्स दैट कम्स अंडर द सेबी। सबसे पहला तो BRSR वी हैव सीन हियर, देन देयर इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दैट इज द LODR, फिर है हमारा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, देन है हमारा साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। ओके, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क, क्योंकि जो यहाँ पे ये इसका स्टेटमेंट देंगे ना, यहां से आपको बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आएगा कि सेबी से रिलेटेड है। इसके अलावा एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव इज रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ओके, अब आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई तो आपको पता ही होगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स जो है वो आरबीआई रिलीज करता है। इसके अलावा कंसोलिडेशन ऑफ मास्टर डायरेक्शन इज आल्सो एन रिपोर्ट और इनिशिएटिव ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे हमने देख लिया, इस क्वेश्चन को भी देख लिया, सेबी की रिपोर्ट्स भी देख ली जो बहुत सारी आती हैं, सेबी से रिलेटेड स्टैटिक डेटा भी यहाँ पे हमने डील कर लिया। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ओनली द सेकेंड स्टेटमेंट हियर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, इन इंडिया द इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लाइक पोल्ट्री फार्मिंग एंड वुल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है ना, दैट इज नॉन टैक्सेबल। ओके, इस पे टैक्स नहीं लगता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन इज अबाउट अलाइड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ओके, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट क्योंकि इस पे टैक्स लगता है। एग्जेम्प्टेड का बोला है यहाँ पे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा अपराइटली यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ओनली प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ओके, नेक्स्ट इज, in India, rural agriculture land is not considered a capital asset under the provision of the Income Tax Act 1961. अब इनकम टैक्स के अंदर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगता है। तो अगर रूरल लैंड को कैपिटल एसेट माना जाएगा तो टैक्स भी तो लगेगा उस पे, जो कि ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो ओनली द प्योरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे टैक्स लगता है, टैक्स नहीं लगता है अलाइड एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑल दी अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पे टैक्स लगता है। नाउ फुल्ली एग्जेम्प्टेड कौन कौन सी इनकम है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? एग्रीकल्चरल इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म और द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, HVP member, that is the Hindu family member income, life insurance proceeds, maturity of the public provident fund, scholarships and award, इन पे फुल्ली एग्जेम्पशन मिलता है। इनको भी आप याद कर लेना क्योंकि एग्जेम्पशंस पे क्वेश्चन आया है तो कल को ये इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। पार्शली एग्जेम्प्टेड क्या क्या होता है? HRA, हाउस रेंट अलाउंस, क्या कहते हैं, ग्रेचुइटी, उसके बाद LTA, LTCG। अब LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स मैंने भी बताया था आपको, 1 लाख तक ये एग्जेम्प्टेड होता है एंड इट इज ऑल्सो टैक्स्ड एट 10% विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन इन्फ्लेशन के रिलेशन में होता है, ये सारा कुछ हम आगे देखेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज, दीज आर पार्शियली एग्जेम्प्टेड। सो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट ओनली इज करेक्ट, सो
डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। सेकंड है, इंडिया इज द रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। अब जैसे भी आप कभी भी आप ऑल या इस तरह के एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखोगे ना यूपीएससी में, वो जनरली गलत होते हैं। यहाँ पे बात की गई है 30 क्रिटिकल मिनरल इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं और इन सभी 30 क्रिटिकल मिनरल में इंडिया रिसोर्स रिच है। क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आपको पता है यूरेनियम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सी कंट्री है? कजाकिस्तान है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? डीआरसी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो क्या सभी के सभी क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया रिसोर्स रिच है? नहीं है। कुछ भी याद नहीं है तो रेयर अर्थ एलिमेंट तो पता होगा ना, सब 17 रेयर अर्थ एलिमेंट है। चाइना इज द लार्जेस्ट होल्डर ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। सबके सब तो इंडिया के पास नहीं हो सकते ना। सेकंड, आप यहाँ पे एलिमिनेट करोगे ना, स्ट्रेट अवे आप आंसर पे आ जाओगे, आपको किसी और चीज के बारे में पता होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हाँ, आई एक्सेप्ट कि एग्जाम के प्रेशर में ये डिफिकल्ट होता है इन चीजों को आइडेंटिफाई करना। बट जब आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे ना एंड उसको एनालाइज करोगे, एट पीवाईक्यूज का सॉल्विंग यही होता है कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है, ये आंसर है, बट एनालाइज उसको ऐसे करते हैं। दिस इज व्हाट एनालिसिस मीन्स। अब यहां से हमें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप देख ली। ओके, अब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट जितना भी प्रोबेबल यहाँ पे स्पैन है, यूपीएससी जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा कुछ ही हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस हार्डवर्क, बहुत मेहनत लगी है इस पर्टिकुलर यहाँ पे इस पीडीएफ को बनाने में। ओके, इस कंटेंट को जमा करके सारा कुछ करने में। दैट इज वाई this initiative is going to be a flagship event on this the flagship initiative on this channel। and जो भी इस वीडियो एंड ये पूरे एनालिसिस वीडियो को देखेगा, he or she will be benefited largely by this, I can guarantee you that, क्योंकि बहुत मेहनत एंड बहुत एफर्ट्स लगे हैं इसको बनाने में। ओके, नाउ अब देखते हैं, हमारा थर्ड स्टेटमेंट बचा था वो देखते हैं। The Parliament in 2023 has amended the Mines and Mineral Development and Regulation Act, empowering the central government to exclusively auction mining lease and companies license for certain critical minerals। अब एक generalized statement है एंड हमने यहाँ पे एलिमिनेट करके भी यहाँ से फाइंड कर लिया था कि आंसर हमारा 1 and 3 ही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। अब सबसे पहला स्टेटमेंट था कि इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। अब वो स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो यू नीड टू नो अबाउट दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। नाउ इस पार्टनरशिप का अदर नेम है क्रिटिकल मिनरल अलायंस। अलायंस किनका है? क्रिटिकल एनर्जी मिनरल्स का। अब ऑब्वियसली अगेंस्ट चाइना ही होगा, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को डिपेंडेंट रहना पड़ता है चाइना पे। सो दिस इज अ यूएस लेड इनिशिएटिव जिसमें 14 कंट्रीज पार्ट हैं एंड एक रीजनल ग्रुपिंग दैट इज यूरोपियन यूनियन इज अ पार्ट ऑफ इट। यूएस, यूके, फ्रांस, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, इंडिया, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, स्वीडन, ऑल ऑफ दीज आर दी 14 मेंबर्स जिसकी मैंने बात की थी। 15 मेंबर्स टोटल हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स की। तो इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है, यूएसए ने 60 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है। ये जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए डाला है, ठीक है। अब बात करूं अगर मैं बैटरी कंपोनेंट्स के बारे में, ओके, तो यहाँ पे बैटरी में कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? अब बिकॉज ये जितने मैंने बताए हैं ऑल ऑफ दीज आर क्रिटिकल मिनरल। तो यहाँ पे लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑस्ट्रेलिया है, कोबाल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहाँ पे कॉन्गो है। ओके, निकल का यहाँ पे इंडोनेशिया है, ग्रेफाइट का यहाँ पे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अब सेमीकंडक्टर में क्या क्या यूज होता है? गैलियम, जर्मेनियम, इंडियम एंड सिलिकॉन। ओके, अब मैं बात करता हूँ रेयर अर्थ एलिमेंट की। टोटल 17 है। चाइना इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड है किया जाता है। प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स है यहाँ पे, टैंटलम एंड टाइटेनियम। दिस आल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द रेयर अर्थ मिनरल। बात करें रेयर अर्थ एलिमेंट इन इंडिया की, तो मोनाजाइट इज आल्सो अ रेयर अर्थ एलिमेंट। इट इज फाउंड इन केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जो हमारी कोस्ट लाइन है वहां पे। ओके, एंड मोनाजाइट इज अ ओर ऑफ थोरियम।
तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई नो कि ये थोड़ा सा स्लो है, ठीक है, आपको टाइम लगेगा क्योंकि बहुत स्लोली क्वेश्चंस को मैं डील कर रहा हूँ, बट रेस्ट एश्योर्ड अगर आपने ये चीज देख लिया, अगर आपने ये चीज को समझ लिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आगे जाके। नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than the stock holders। कि बॉन्ड होल्डर्स की पे लोअर रिस्क होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड होल्डर एंड स्टॉक होल्डर। तो जो बॉन्ड होल्डर होता है ना, दैट होल्ड बॉन्ड, एंड मैंने आपको लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जो बॉन्ड्स होते हैं दीज आर बेसिकली लोन्स टू द कंपनी, एंड स्टॉक होल्डर्स के पास स्टॉक होता है, हु आर जनरली द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अब आप मुझे ओनर के एक व्यू पॉइंट से बताओ कि आप ओनर हो, आपने किसी को लोन दिया है, एंड भगवान ना करे अगर कल को आपकी कंपनी लिक्विडेट होती है तो क्या पैसा आप अपना पहले खुद को दोगे या फिर जिनसे आपने लोन दिया है उनको आप पैसा दोगे? ऑब्वियसली जिनसे आपने लोन लिया है यानी बॉन्ड होल्डर्स को आप पैसा दोगे। सो बॉन्ड होल्डर के पास सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है, ओके, एंड लिक्विडेशन के केस में सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पैसा दिया जाता है एंड स्टॉक होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा दिया जाता है। एंड दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज ट्राइंग टू से कि बॉन्ड होल्डर्स आर एट अ लोअर रिस्क देन स्टॉक होल्डर्स। Bond holders are lenders to the company, whereas stockholder are its owner. Absolutely correct. Now, for repayment purpose, bond holders are prioritized over the stockholders. Absolutely correct. So, statement 2, 3 are correct, and दोनों के दोनों statement explain कर रहे हैं हमारे statement first को. Okay. अब बेसिकली देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। बॉन्ड होल्डर से क्रेडिटर होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ड्यूरिंग लिक्विडेशन, एंड लोअर रिस्क होता है इन पे। स्टॉक होल्डर की बात करें, ये ओनर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, एंड सबसे लास्ट में लिक्विडेशन के केस में सबसे लास्ट में स्टॉक होल्डर्स को पैसा दिया जाता है, एंड जनरली रिस्क इज ऑल्सो हायर क्योंकि अगर पैसा बचा नहीं तो इनको मिलेगा क्या। सो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. Next is India's stock market has grown rapidly in the recent past, event overtaking Hong Kong at some point of time. Third statement है, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. अब ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बताया था ये सेबी रेगुलेट करता है। सो सेबी का काम कंज्यूमर अवेयरनेस का भी है, तो यहाँ पे बोल रहा है कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं। तो थर्ड स्टेटमेंट इज अपराइटली रॉन्ग ना, तो सॉरी थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो ऑटोमेटिकली जो है आंसर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड होगा। ओके, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ऑप्शंस को। ओके, यहाँ पे आपको बस की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 and 2 होगा। बट लेट अस सी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट जहां से क्वेश्चन आता है। लेट अस स्टडी अबाउट व्हाट एक्चुअली इज अ मनी मार्केट एंड व्हाट इज अ कैपिटल मार्केट। सो मनी मार्केट इज बेसिकली फॉर शॉर्ट टर्म, generally less than a year. Capital market is medium and long term market. Okay, now अब बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो यहाँ पे आईपीओस जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है, दिस कम्स अंडर कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में हमारी स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे भी सेकेंडरी मतलब कि एक बार आईपीओस में जिन्होंने परचेज किया वो फिर बाद में अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं सेकेंडरी मार्केट में, विच इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट। सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को, बॉन्ड्स एंड शेयर्स हमारे इसके अंडर आते हैं। मनी मार्केट की मैं बात करूं तो इसका टेन्योर लेस देन 1 ईयर होता है, फॉर एग्जांपल टी बिल्स और ट्रेजरी बिल्स। अब ट्रेजरी बिल्स की क्वालिटी ये होती है ना कि दिस इज ओनली इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको इशू नहीं करता है। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स। वो स्टेटमेंट में ऐसा देते हैं कि जो है स्टेट गवर्नमेंट्स दे कैन इशू दी टी बिल्स, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत होगा। टी बिल की मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर,
बिकॉज लेस देन 1 ईयर है, दैट इज वाई वो मनी मार्केट में आता है। इनको ना जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल या नोटिस मनी, ऑल ऑफ दिस हमारा जो है ये कम्स अंडर द मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट को जनरली जो है वो रेगुलेट आरबीआई करता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको पता होना चाहिए अबाउट द स्टॉक मार्केट। जो एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज बाय द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बीएससी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूँ, दिस इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड इसमें 30 लिस्टेड कंपनीज की ट्रेडिंग यहाँ पे होती है। सो इट क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। लेट अस नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है कि ये एलिमिनेट करती है वेस्ट एंड पॉल्यूशन को। सर्कुलर मतलब कि मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया बाय बाइंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, इसके यूज़ एंड रीयूज़ के साइकिल में जाके एट द एंड वो प्रोडक्ट वापस से रिसाइकल होके रीजनरेट होके वापस से यूज़ को तैयार है, मतलब कि जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए। दिस इज सर्कुलर इकोनॉमी। ओके, रीयूज़ एंड रीजनरेट के प्रिंसिपल पे इट वर्क्स एंड इट एलिमिनेट्स वेस्ट एंड पॉल्यूशन बिकॉज हम रिसाइकल कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को। क्लियर है ना? तीन बेसिक कोर प्रिंसिपल होते हैं इन द सर्कुलर इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज सर्कुलेट द मटेरियल्स, eliminate the waste and pollution, and the third one is regenerate the natural systems. These are the three core principle of the circular economy. अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी reduces the use of raw materials as input। अब ये स्टेटमेंट भी तो हमारा ऑब्वियसली करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि जब हम यूज्ड मटेरियल को वापस से रिसाइकल कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रॉ मटेरियल हमको कम यूज़ होगा, क्योंकि हम रिसाइकल्ड मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल वापस से यूज़ कर पाएंगे। सो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। नेक्स्ट है, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेचुरल सी बात है, मैंने अभी आपको साइकिल बताया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। तो क्वेश्चन हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने के लिए पूछ रहा है। तो बोथ द स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ दीज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट फर्स्ट। सो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सर्कुलर इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, तो गवर्नमेंट के दो इनिशिएटिव्स आपको ध्यान में रखने हैं। द फर्स्ट वन इज द नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी, द सेकेंड वन इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2022। अब ई वेस्ट मैनेजमेंट पे भी मैनेजमेंट रूल्स पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, सो दैट इज वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट मैंने आपको अभी बता दिया। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। देखते हैं इसको। फर्स्ट इज द कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए अबाउट द कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। Next is borrowing and disinvestment are capital receipts. Interest received on loans create a liability on the government. So सबसे पहले हम देखते हैं what actually is a capital receipt. So अगर हम बात करें capital receipt की, ये वन टाइम पेमेंट वाली बात होती है। ओके, वन टाइम पेमेंट होती है एंड इट इज़ नॉन रेकरिंग, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वन टाइम हम किसी चीज़ पे पेमेंट कर रहे हैं, बार बार हम नहीं करते हैं, एंड जनरली जो है ये एसेट्स को क्रिएट करता है। ओके, it creates a liability or reduces a financial asset। फाइनेंशियल एसेट को ये रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है? मान लो आपने किसी को लोन दिया है, तो अगर आपने किसी को लोन दिया है एंड उसने लोन का रीपेमेंट किया, तो आपका तो एसेट रिड्यूस हुआ ना, क्योंकि ये रीपेमेंट तो हो गई लोन की। और ये जो है लाइबिलिटी क्रिएट करती है। क्यों लाइबिलिटी क्रिएट करती है? लोन्स लिया आपने, तो लोन तो आपके लिए लाइबिलिटी है ना, विच यू हैव टू पे। सो ये इसका बेसिकली कंसेप्ट होता है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? अब कंपोनेंट से आपको बिल्कुल ही स्टोरी क्लियर हो जाएगी व्हाट एक्चुअली इज अ कैपिटल रिसीट। बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब क्या? लोन्स हो गए जो आपने बोरो किए हैं, दिस इज अ लाइबिलिटी।
डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड, जो डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की डिसइन्वेस्टमेंट की हमने, मान लो किसी कंपनी की 100% होल्डिंग है अपनी किसी कंपनी में, 100% से घटा के गवर्नमेंट ने जो पैसा यहाँ पे कलेक्ट किया, वो मान लो सॉरी पैसा नहीं कलेक्ट किया, मान लो 100% ओनरशिप से अब गवर्नमेंट के पास 59% ओनरशिप है, तो 41% ओनरशिप गवर्नमेंट ने डाइल्यूट की, और इस डाइल्यूशन के एवज में गवर्नमेंट को पैसा मिला। तो अब यहाँ पे 100% एसेट गवर्नमेंट के पास थे, अब 59% एसेट हो गए, तो डिडक्शन इन एसेट हुआ कि नहीं? रिडक्शन इन एसेट तो हुआ, बट इस एसेट रिडक्शन के कॉन्ट्रेरी गवर्नमेंट को पैसा भी मिला। सो कैपिटल रिसीट जो होती है ना, या तो लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे बोरिंग्स के थ्रू हम देख सकते हैं कि जैसे बोरिंग्स हमने किया तो ये लाइबिलिटी क्रिएट किया। डिसइन्वेस्टमेंट से जो भी पैसा आ रहा है वो एसेट रिड्यूस कर रहा है, बट स्टिल गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है। नाउ रिकवरी ऑफ लोन्स की रिकवरी की आपने, तो ये रिड्यूस करेगा एसेट को, क्यों? क्योंकि अमाउंट जो पहले ओन किया था गवर्नमेंट का अमाउंट जिसने ओन किया था वो गवर्नमेंट को वापस मिल गया, तो एसेट रिडक्शन हो गया। ओके नाउ, सो यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। अब जो लोन गवर्नमेंट ने दिया है, मान लो स्टेट गवर्नमेंट को, एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस लोन पे इंटरेस्ट दे रही है, तो आप मुझे बताओ ये क्या लाइबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए, या एक एसेट है, या एक रेवेन्यू है? ऑब्वियसली रेवेन्यू है, क्योंकि अपने ही लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो रेवेन्यू ही हुई ना एक तरीके से। दैट इज़ वाई थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड होता है वो हमारा रेवेन्यू रिसीट होता है। सो अगर आपको थर्ड भी पता है ना, तो थर्ड आप एलिमिनेट कर सकते हो, 1 एंड 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके अब अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं, तो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीट्स ही होती हैं। एग्जाम्पल हमारा डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये हमारे टैक्स रेवेन्यू से आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स हमारी होती हैं इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, जो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन्ड है, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कहाँ से? जैसे गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, गवर्नमेंट ने कहीं इन्वेस्ट किया, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट्स में आ गया। डिविडेंड से एक्सटर्नल ग्रांट्स, जो बाहर की कंपनी ग्रांट्स देती हैं। अब ये ध्यान रखना, ग्रांट्स और लोन में फ़र्क होता है। लोन में जनरली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ग्रांट्स में जनरली प्रिंसिपल ही रिटर्न करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ग्रांट्स जो होते हैं ना, दीज आर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स ओनली। ठीक है, समझ में आ गया मेरे हिसाब से? अब इस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो एक्सटर्नल ग्रांट्स हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, यहाँ से जितना भी पैसा आता है ना, दिस कम्स अंडर द एक्सटर्नल ग्रांट्स। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। He possessed great love and respect for the traditional philosophical system of the East. Absolutely correct है। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality of all men and women. अब सेकंड तो आपको पता होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वुमेन से रिलेटेड प्रोहिबिशन ऑफ सती का सबसे प्रोमिनेंट अगर फिगर माना गया है कि किनके एफर्ट्स की वजह से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती को एबॉलिश किया था, वो थे राजा राम मोहन रॉय। तो यहाँ पे जनरली अगर इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू है। राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां। ओके नाउ इनसे रिलेटेड कुछ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को हम देखते हैं। सबसे पहला तो है एबॉलिशन ऑफ सती। 1829 में द सती वाज अबॉलिश्ड बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक। विडो रिमैरिज को भी इन्होंने एडवोकेट किया था, बट विडो रिमैरिज के से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस देखने को मिला था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के एफर्ट्स में 1856 में देखा गया था। ओके नाउ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स फॉर वुमेन की बारे में भी इन्होंने बात की थी, एंड एडुकेशन के बारे में तो फोकस था ही।
राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू एस्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज इन 1828। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आत्मीय सभा भी इन्होंने बनाई थी, आत्मीय सभा इन द ईयर 1812 और 13, ठीक है। He advocated monotheism. What is monotheism? That there is one supreme God. He opposed polytheism, idolatry, idol worship, priesthood, rituals इन्होंने अपोज किया था। एडुकेशन के मामले में इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था? ही असिस्टेड डेविड हरे इन फाउंडिंग द हिंदू कॉलेज इन 1817 इन कलकत्ता। ही established the Anglo Hindu College in 1822. He established the Vedant College in 1825. These all contributions were made in the sector of education. अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ, द जर्नल्स ऑन न्यूज़पेपर, सॉरी नॉट न्यूज़पेपर बट जर्नल्स रिटन बाय राजा राम मोहन रॉय, सबसे पहला तो है संवाद कमोदी एंड मिरातुल अकबर। दीज वे द टू जनरल्स ऑफ द राजा राम मोहन रॉय। सो यहाँ पे हमारा सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट विथ रिगार्ड टू द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब सबसे पहला तो बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नन वायलेंस, तो नन वायलेंस वाज द कोर ऑफ एवरी इंडिपेंडेंट मूवमेंट इन दी ब्रिटिश एरा। सिर्फ जो वायलेंस या थोड़ा सा जो वायलेंस हुआ था ना, वो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पे देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ वायलेंस, ओके। अदर देन दैट, मे इट बी नन कोऑपरेशन, मे इट बी स्वदेशी मूवमेंट of 1905 which was done against the partition of Bengal by Lord Curzon, or may it be the civil disobedience movement of 1930 which was started by the Dandi March। किसी में भी वायलेंस नहीं था, ठीक है। नाउ रिटेंशन ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। नाउ ये एक चीज है ना, यहाँ पे रिटेंशन लिखा है, ओके। रिटेंशन वॉज नॉट देयर, रिटर्निंग और एबोलिशन ऑफ द ऑनर्स, जितने भी ऑनर्स दिए थे ना उनको वापस किया गया था, ना कि उनको रिटेंशन, ना कि उनको रिटेन किया गया था। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, दिस वाज आल्सो अंडर द नन कोऑपरेशन प्रोग्राम। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ना वो हमारा करेक्ट नहीं है, ओके। अदर देन दैट बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब बात करते हैं हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। अब इट वॉज अप्रूव्ड इन द नागपुर सेशन ऑफ 1920, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, व्हाट वेयर द रीजन टू स्टार्ट द नन कोऑपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले तो जालियांवाला बाग मैसेकर ऑफ अप्रैल 13 1919 इन विच द प्रोटेस्टर्स वेयर पीसफुली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द illegal detention of Saifuddin Kichliu and Dr. Satyapal, ओके। एंड इलीगल डिटेंशन क्यों किया था? इलीगल डिटेंशन था क्योंकि रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, ओके। रॉलेट एक्ट में विदाउट ट्रायल डिटेंशन यहाँ पे किया जाने लगा था, एंड इसी के बेसिस पे दो फेमस लीडर्स इन पंजाब, उनका डिटेंशन किया गया था। एंड अगेंस्ट दैट जालियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था व्हेन जनरल ओडॉयर केम थ्रू द ओनली एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ जालियांवाला बाग एंड ओपन द फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स। अदर देन दैट, रॉलेट एक्ट तो मैंने आपको बता दिया, दिस वाज आल्सो अ रीजन। खिलाफत मूवमेंट वाज आल्सो अ रीजन, ओके। बिकॉज टर्की में जो है ना, ओटोमन टर्की में खिलाफत की सीट होती थी, बट जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस चीज़ को, उन्होंने बोला था कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो दैट इज वाई, ये भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ये तो बस मैंने आपको जस्ट फॉर द डिफरेंस बताया है। एंड देन अगेन Montego claims for the reforms of 1919, these were also the reasons, okay। Now the program, the non-cooperation program, it involved the surrender of titles, it involved the British run schools, law offices का boycott, foreign goods का boycott and legislative councils का boycott, okay। Constructive programs that were undertaken during non-cooperation movement, these constituted promotion of khadi and swadeshi goods, establishment of national school and colleges, and it was during this non-cooperation movement that Kashi Vidyapeeth etc were established, ठीक है, 1920s के टाइम पे एक्सेप्ट हुए थे। Hindu Muslim unity, that was also seen in the non-cooperation movement.
अब बात करते हैं विड्रॉवल की। जब हमने बात की, स्टार्ट तो हुआ था 1920 में, बट विड्रॉ किया गया था 1922 में। वाई इट वॉज विड्रॉन? ड्यू टू दी चौरी चौरा इंसिडेंट। नाउ दिस प्लेस इज इन गोरखपुर, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स ने आग लगा दी थी एक पुलिस चौकी को। ओके, नाउ इन पुलिस चौकी को जो आग लगाई थी ना, तो गांधी जी was was very much adamant and very much he was focused on क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंट मूवमेंट। सो यहाँ पे वायलेंस हो गई थी, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गई थी। दैट इज़ वाई ही विड्रू दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब जो ये विड्रॉल हुआ था ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, इसी को हिमालयन ब्लंडर कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी क्वेश्चन आता है, सो दिस यू ऑल्सो नीड टू नो। ठीक है, सो यहाँ पे ओनली द 3 स्टेटमेंट दैट इज गिवन हियर इज करेक्ट। यहाँ पे सरेंडर किया गया था टाइटल्स को एंड ऑनर को, रिटेंशन नहीं था, दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघट्टा वॉज, नाउ दिस इज प्योरली यूपीएससी पीवाईक्यू। जो 2015 के बाद मेरे ख्याल से 18 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप देख लो डायरेक्टली, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। सो दिस इज अ large wheel with earthen pots tied to the outer end of its spokes. It was a large wheel which was used for irrigation purposes. Now next is a very important question and मुझे ये लगता है कि जितना मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है इन द 2026 एग्जाम। ठीक है, now who among the following rulers in the ancient India has assumed the titles of Mattavilasa, विचित्रचिता एंड गुना भरा? अब ये जो टाइटल्स है ना, आप इस चीज़ को जाके एंशंट हिस्ट्री का जो मैंने कोर्स कवर करवाया है ना थ्रू 500 MCQ, वहाँ पे देखना, ये मैंने बताया है वहाँ पे। ओके, नाउ डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। लेट अस सी दी सब रूलर्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं एंड देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नाउ द महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन जो है हमारे, ही वॉज अ पल्लवा किंग। नाउ इनसे मंगापट्टू इंस्क्रिप्शन इज रिलेटेड टू, नाउ महेंद्र वर्मन से रिलेटेड है मंगापट्टू इंस्क्रिप्शन विच gives the information about temple building. Styles of temple that were built by Mahendra Varman were granite made, for example Mandgapattu and Pallavaram. Titles that were taken by him were Vichichitra, Mattavilasa and Gunabhara. So इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा यही है। ओके, नाउ महेंद्र वर्मन हैज also authored the Mattavilasa Prahasana. Next है सिम्हा विष्णु. Now the Simha Vishnu is considered as the real founder of the imperial Pallava dynasty. He expanded his region beyond the capital Kanchipuram. Okay, the titles that were holded by him was Avani Simha. He was a follower of Vaishnavism and Bharavi was the court poet of Simha Vishnu. Next in the line is Narsimha Varman I. Now he was the most powerful ruler of the Pallava dynasty. He took the title of Mahamalla Vatapi Konda. Now Vatapi Konda why? Because जो राष्ट्रकूटास थे ना, इनकी कैपिटल जो थी वो वतापी थी। ओके, एंड Narasimha Varman I defeated the most powerful rulers, sorry, not Rashtrakuta, but Chalukyas, most powerful Chalukya ruler, Pulakeshin II. Okay, and after defeating him, he seized this Vatapi and he took the title of Vatapi Konda. Okay, now Hyun San visited Kanchipuram during his tenure only. Next in the line is Simha Varman. He was the earliest ruler of the imperial Pallavas and he is known to have performed 10 Ashwamedh Yajnas. क्लियर हो गया? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा महेंद्र वर्मन 1 है। नेक्स्ट इज Fahian, the Chinese pilgrim, traveled India during the reign of, so this is a pretty easy question. So Fahian traveled during the reign of Chandragupta II and Hyun Sang की अगर मैं बात करूं तो he traveled during the reign of हर्षा वर्धन। ठीक है, नाउ समुद्रगुप्त की बात करें
तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज कवि राजा, ही इज ऑल्सो नोन एज दी, एक टाइटल होल्ड किया था, ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में समुद्रगुप्त ने कौन सा टाइटल होल्ड किया था। नाउ ही इज नोन टू हैव इशूड द गोल्ड कॉइन्स दैट डिपिक्टेड वीना, बिकॉज गुप्ता के जो गोल्ड कॉइन थे इनको दिनार बोला जाता था, एंड गुप्ताज हैज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। ओके, अगर मैं बात करूं कोर्ट पोएट की समुद्रगुप्त के, तो हरिसेन वाज द कोर्ट पोएट। चंद्रगुप्त टू की मैं बात करूं तो इन्होंने टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। ही डिफीटेड द वेस्टर्न सत्रपास ऑफ गुजरात, एंड चंद्रगुप्त के ही कोर्ट में थे नवरत्नस। अब देख लेते हैं कौन कौन से नवरत्न थे इन दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू। सबसे पहले तो है अमर सिम्हा, who is related to lexicography. Amar Kosha in Sanskrit was written by Amar Simha. Next is Dhanvantari, which is related to medicine, Ayurveda. Vararuchi, he wrote a grammar in Prakrit, which was known as Prakrit Prakasha. Ghatakarpara was related to poetry, and he wrote Yamaka and Ghatprabha Kavya. Next is Shanku. Shanku was related to architecture, and he was expert in Shilpa Shastra. Vital Bhatt is next. He is related to magic and mantra. He wrote a legend which is known as नीति पारादीपा. कालिदास important one, ठीक है, ये पता भी होगा सबको. He wrote अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत and मलिका विघ्ने मित्रा. Varamihira was related to astronomy, and he wrote बृहत संहिता and पंच सिद्धांतिका. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नवरत्ना, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है. नेक्स्ट है हमारा कुमार गुप्त फर्स्ट. ही इज नोन टू हैव एस्टैब्लिश्ड द नालंदा यूनिवर्सिटी, एंड ही वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म. ओके, next is Skandagupta. Skandagupta is known to have defeated Hunaz, and he has also been linked to have repaired the Sudarshan Lake. So आज के इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन 15 तक ही हम इसको कवर करते हैं. अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं, एंड इफ़ यू वांट कि आई शुड कवर ऑल ऑफ दी 2010 से PYQs सारा कुछ मैं कवर कराऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड अगर आपको इनिशिएटिव ज्वाइन करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं contact@edusheel@gmail.com, और द लिंक टू द टेलीग्राम हैज़ ऑल्सो बीन गिवन. इन दोनों सोर्सेज से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग.